हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो था डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात है क्या? आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक करेंगे जिसमें हमें किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, और इक्वेटोरियल लाइन होती है बेटे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है, उसी को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक बात है क्या? तो एक डाइपोल है मेरे पास Q चार्ज वाला, जिसके बीच में डिस्टेंस है 2L, और उसके सेंटर से X डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लो कि P तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगी, इसको Q मान लेते हैं। कोई पॉइंट है Q जिस पॉइंट पर हमें इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक बात है। तो क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला जो कि E = KQ/R² है, हम ये यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मुझे चार्ज और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं। ठीक बात है क्या? तो ये डिस्टेंस L है, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस L होगा और ये वाला डिस्टेंस भी L होगा। ठीक बात है। तो सेंटर को मान लें, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस भी L, ये वाला डिस्टेंस भी L। ठीक बात है। तो ये जो मेरा -Q और Q पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √L² + X। ठीक है। सेम डिस्टेंस +Q चार्ज से भी होगा यहाँ पर। ठीक है ना, √L² + X। ठीक बात है। अब देखो, -Q चार्ज की वजह से Q पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो मैं उसको E-Q बोल देता हूं। ठीक बात है क्या? क्या वैल्यू आएगी? KQ/R², यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? L² + X² का होल स्क्वायर। ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूं इसको? KQ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? L² + X²। ठीक बात है। चलो, जो +Q चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी, वो क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड में होगा। मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होगा क्योंकि चार्ज Q है, डिस्टेंस भी सेम है दोनों का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो होगा KQ/L² + X²। ठीक बात है। डिफरेंस किस चीज में होगा? डिफरेंस होगा इनकी डायरेक्शन में। कैसे? अब माइनस चार्ज की वजह से हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। ठीक बात है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, और प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो डायरेक्शन होगी ये। ठीक बात है भाई। चलो, बहुत अच्छे। अब हम मानते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो थीटा है। सही है, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक। अगर इस एंगल को थीटा माना तो एक बात बताओ मुझे, तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा ऐसा। ठीक बात है क्या? क्योंकि दोनों क्या है? सेम है, तो इनके बीचों बीच से जाएगा बिल्कुल। ठीक बात है, वेरी गुड। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और ये थीटा है क्योंकि बीचों बीच से गए तो दोनों एंगल सेम होंगे, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक बात है। अब ध्यान देना जरा, क्या ध्यान दोगे? देखो, ये है माइनस चार्ज की वजह से, मैं इसको E-Q बोल देता हूं। ठीक है। तो क्या इस E-Q को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं? तोड़ सकता हूं ना? कौन सा? एक तो इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा E-Q cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा E-Q sin थीटा। समझ में आई क्या बात? वेरी गुड। इसको मैं E+Q बोल देता हूं, तो इसको भी मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं। कौन कौन से में? इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, एक तो E+Q sin थीटा, और एक इसी डायरेक्शन में E+Q cos थीटा। सही बात है क्या? समझ में आया ना? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है। और जो कोस थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो क्या हो रहे हैं? वो ऐड हो रहे हैं। ठीक बात है। तो इस पॉइंट पे
जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा टू, चलो ऐड करके बाद में लिखेंगे, वो होगा E माइनस क्यू कोस थीटा प्लस E प्लस क्यू कोस थीटा। सही बात है क्या? अब मैंने बोला दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सही बात है। तो मान लो दोनों को मैं E के इक्वल बोल देता हूं, ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड को E बोल देता हूं। तो E नॉट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, E कोस थीटा प्लस E कोस थीटा। तो मेरा E नेट क्या हो जाएगा, E कोस थीटा प्लस E कोस थीटा, यानी 2E कोस थीटा, ये मेरा E नेट यहां पर हो जाएगा। ठीक बात है क्या? चलो वैल्यू पुट कर देते हैं E की वैल्यू क्या है बेटे, के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 KQ बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा। क्या है, कोस थीटा। अब यहां से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करके रख देते हैं हम। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है एल, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब बस सोल्व करना है इसको और कुछ भी नहीं बचा इसमें। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2QLK डिवाइड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की एक पावर यहां है और हाफ पावर यहां है। तो ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3/2, है ना। 1 + 1/2 तो क्या हो जाएगा 3/2। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ठीक बात है। अब देखो ये कुछ जाना पहचाना है क्या, हाँ क्या, डाइपोल मोमेंट। इसकी जगह क्या लिख दूंगा, P। ये बन जाएगा मेरा KP अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। किसकी वैल्यू, E नेट की वैल्यू। ठीक बात है। चलो अब क्या, अब हमें पता है इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ठीक है, वही कंडीशन लगा देते हैं, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो मैं क्या कर सकता हूँ, L को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल। तो E नेट की वैल्यू आ जाएगी मेरी KP बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच जाएगा KP बाय एक्स क्यूब। ये हो गई किसकी, E नेट की वैल्यू। ठीक बात है। एक्सियल पॉइंट पे क्या आई थी 2KP बाय एक्स क्यूब, और यहां पर क्या आई है KP बाय एक्स क्यूब। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जाहिर सी बात है डेरिवेशन तो याद रखनी है, फॉर्मूला इतना याद रखना है। ठीक बात है। और एक बात, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, बार बार मैग्नेटिक क्यों निकल रहा है, अभी 10th में पढ़ाया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की माइनस से प्लस, यानी कि इस तरफ है क्या डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। और जो हमारी फील्ड की डायरेक्शन आई है वो इस तरफ आई है नेट फील्ड की। तो फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। ठीक बात है। और जैसा हमने डिस्कस किया था किसमें, एक्सियल वाले में, ठीक है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी वो इस तरफ आई। ठीक बात है। ऐसा क्यों था, देखो यहां पर प्लस क्यू चार्ज ज्यादा पास में है, ठीक बात है ना, डिस्टेंस कम है इसका और इसका डिस्टेंस कम है, तो इसकी वजह से इधर मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा, और इसकी वजह से क्या होगा कम। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक बात है। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी होगी। ठीक बात है। और इस वाले केस में, इक्वेटोरियल वाले पॉइंट वाले केस में, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है बेटे। चलो ये तो दो हमने स्पेशल केस करे थे, एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। मान लो अब कोई ऐसा आ जाए एनी पॉइंट, कहीं पर भी हो पॉइंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक बात है। जिसको हम एक्स और थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स और थीटा। कैसे, देखो यहां पर देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये मान लो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक बात है।
इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर जो है कोई पॉइंट है, मान लो A पॉइंट है, ठीक बात है क्या। अब इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो x है, और ये जो पॉइंट है ये x है, जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक बात है। ये जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं इसे, इसका, ठीक बात है। तो ये अभी इसके लिए मानो कि ये जो डिस्टेंस है x, ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक बात है। तो अब एनी पॉइंट बोला है ना मैंने, एनी पॉइंट का मतलब तो इस बोर्ड पे कहीं पर भी मैं कैलकुलेट कर पाना चाहिए, ठीक बात है क्या। तो हाँ वो मैं कर सकता हूँ, इससे कैसे, x को वेरी करके मैं पॉइंट को आगे पीछे ले जा सकता हूँ क्या, ठीक है, और थीटा को वेरी करके मैं इस पूरे बोर्ड को कवर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसी पॉइंट के लिए देख लें तो मैं थीटा को कवर करूंगा तो 0 से लेके और 360 तक, 0 से लेके 360 तक उस सर्कल पे आने वाले हर एक पॉइंट को मैं कवर कर लूंगा। तो ऐसे ही सर्कल की रेडियस कुछ भी रख के मैं पूरे के पूरे प्लेन को कवर कर सकता हूं, एनी पॉइंट को कवर कर सकता हूं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। ये सेंटर है, सेंटर से कोई डिस्टेंस है, मैं थीटा बदलूंगा कितना, 360, तो इस सर्कल पे आने वाला हर पॉइंट कवर हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस को थोड़ा कम कर दूं तो उस सर्कल पे आने वाला हर पॉइंट कवर, थोड़ा कम कर दूं तो उस पे आने वाला, थोड़ा बढ़ा दूं तो उस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे आने वाला हर पॉइंट कवर हो जाएगा। तो मैं एक्स और थीटा का यूज करके किसी भी पॉइंट को कवर कर सकता हूं, ठीक बात है। तो इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक बात है। अब इसके लिए अप्रोच थोड़ी अलग रहेगी। कैसे अलग रहेगी, देखो मान लो अब यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है, P। अब मैं इस एक डाइपोल के दो डाइपोल बनाऊंगा। किस तरीके से बनाऊंगा, एक तो मैं जिस डायरेक्शन में पॉइंट है डाइपोल को उसी डायरेक्शन में अरेंज कर देता हूं, -q + q, ठीक बात है क्या। और इस एक डाइपोल में इस डाइपोल के परपेंडिकुलरली अरेंज कर देता हूं इस तरीके से, -q +, ठीक बात है। मतलब मैंने इस एक डाइपोल को दो तरीके से अरेंज कर लिया। एक कैसे कि एक बार तो ये पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर एक्सियल पॉइंट बन जाए इसके लिए, ठीक बात है। अब देखो इस डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट है क्या, बिल्कुल सही। और एक बार इसी डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाए, ठीक बात है। चलो अब क्या है, मैं इसके डाइपोल मोमेंट को मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट। कैसे, इस तरफ P cos थीटा, समझ में आया क्या, क्योंकि एंगल थीटा है, इस तरफ P cos थीटा और इस तरफ हो जाएगा P sin थीटा। डाइपोल मोमेंट को रिजोल्व कर लिया, P cos थीटा और P sin थीटा। क्लियर है, बस इतना ही क्वेश्चन था समझने का, अब आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, पहले इस वाले डाइपोल को लेते हैं, ठीक बात है, जिसके लिए ये पॉइंट एक्सिस पर है। अब हमने एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रखा है। क्या होता है, एक्सियल पॉइंट के लिए होता है 2kp/x³, ठीक बात है क्या। लेकिन P यहां पर P cos थीटा है तो ये हो जाएगा 2p cos थीटा /x³। क्लियर है। अब इस वाले डाइपोल की बात करूं तो इसके लिए क्या है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमने कैलकुलेट कर रखा है क्या, kp/x³। लेकिन P क्या है इस बार, P sin थीटा, तो ये हो जाएगा kp sin थीटा /x³, ठीक बात है। चलो एक प्रॉब्लम सोल्व हुई। दूसरा, डायरेक्शन, क्या देखनी है हमें, डायरेक्शन। हमें पता है बेटे कि एक्सियल पॉइंट के लिए डायरेक्शन होती है इस तरफ, है ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, ठीक बात है। और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो डायरेक्शन किसकी है, -q से +q, डाइपोल मूवमेंट की है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक बात है क्या।
उससे अपोजिट पॉइंट में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई किसकी, ई एक्सियल की, और ये डायरेक्शन हो गई किसकी, ई इक्वेटोरियल की। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ठीक बात है क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये मेरा ई नेट जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। क्लियर हो गई क्या बात, ठीक बात है। और वो रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका रिजल्टेंट निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, कैसा, वेक्टर सम वाला। ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल कोस थीटा। ठीक है, यहां पर थीटा ये वाला थीटा नहीं है, ये वाला थीटा नहीं, वो थीटा जो इन दोनों के बीच में है। एक बात है क्या, वो थीटा भी रखेंगे वहां पर जो इन दोनों के बीच का एंगल है। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक बात है क्या। तो देखो ये किस किस की डायरेक्शन के बीच में है, इस डायपोल की और इस डायपोल की। अब ये दोनों डायपोल एक दूसरे से कितने एंगल पे है, 90 एंगल पे, क्योंकि रिजोल्व होके बने हैं, एक दूसरे से 90 पे है। तो अगर ये एक दूसरे से 90 पे है तो ये दोनों की डायरेक्शन, इन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक दूसरे से कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे। और अगर 90 डिग्री पे होगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 कोस 90 0, यानी ये वाली टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। तो मेरे पास ई नेट रह जाएगा अंडर रूट ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर। ठीक बात है, ये आ जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर आप ऐसे वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं, वरना जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते तो वैल्यू दी रहती है ई की, हम बस कैलकुलेट करके रखनी होती है। अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा बेटे, देखो वैल्यू पुट कर दो इसकी, ई एक्सियल हो जाएगा 2kp कोस थीटा डिवाइड बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा डिवाइड बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक बात है क्या। तो देखो 2kp, kp स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, कॉमन लेके बाहर ला सकता हूं क्या मैं, एक्स क्यूब का स्क्वायर है, एक्स क्यूब का स्क्वायर है, कॉमन लेके बाहर ला सकता हूं क्या मैं। तो मेरे पास इधर बच जाएगा 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 4 कोस स्क्वायर थीटा को देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और क्या बचेगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मेरी ई नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी बेटे kp बाय एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक बात है, तो या तो यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके या वहां पर हम इस तरीके से और आगे सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इस ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी, इस ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना, ये जो ई नेट है मान लो कि ये एक्सियल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक बात है, और ये ई एक्सियल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक बात है क्या, ठीक है, ये इसके साथ थीटा और ये इसके साथ अल्फा। तो ई नेट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ई नेट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा थीटा प्लस अल्फा। ई नेट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा थीटा प्लस अल्फा, या हम इसको देखो ऐसे भी कह सकते हैं कि वेक्टर है ई नेट, तो ठीक है मैं इसको पैरेलली कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकता हूं। तो मान लो मैंने इसे यहां से उठाकर यहां पर रख दिया, ठीक बात है क्या। अब ये ई एक्सियल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो देखो हॉरिजॉन्टल के साथ नेट एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा, वही वहां पर निकाला है। ठीक बात है, अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इस ई इक्वेटोरियल को यहां रख देना है। ठीक बात है,
ई इक्वेटोरियल को यहाँ, ये ट्राइंगल पूरा हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये ट्राइंगल पूरा हो गया ना, इसको मान लो मैंने यहां पर रख दिया, ये ट्राइंगल मेरा पूरा हो गया, ये आ गया ई इक्वेटोरियल और ये आ गया ई एक्सियल। तो tan अल्फा हो जाएगा ई इक्वेटोरियल अपॉन में ई एक्सियल, ठीक है ना, दिस अपॉन में दिस, इसको मैंने पैरेलली यहां शिफ्ट कर दिया ई इक्वेटोरियल को, तो ई इक्वेटोरियल अपॉन में ई एक्सियल, ये क्या हो जाएगा tan अल्फा। ई इक्वेटोरियल की वैल्यू पुट करो, कितनी है केपी साइन थीटा, क्या है केपी साइन थीटा डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और ई एक्सियल की है 2 केपी साइन थीटा डिवाइड बाय एक्स क्यूब, केपी से केपी कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये कोस थीटा है 2 केपी कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन में 2, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई tan थीटा डिवाइड बाय, ठीक बात है। तो दोनों के साथ हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, इसके साथ एंगल होगा थीटा प्लस अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ, और ई एक्सियल के साथ उस फॉर्मूले से हम इसका एंगल निकाल सकते हैं, ठीक बात है। चलिए अब इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक हम अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं जो बोर्ड में पूछा जाता है। एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में फेवरेट होते हैं। इस बार भी एक क्वेश्चन एसएचएम से आया था 12th में, है ना, 12th में एसएचएम से, यानी 11th के टॉपिक से 12th में क्वेश्चन दिया था। कैसे दिया था, ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब ये करने, अगला टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, ठीक बात है। तो पहले तो हमें ये निकालना है कि टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। यहां देखिए, मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, मान लो मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक बात है। चलो अब इस फील्ड में मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 2L है, लेंथ कितनी है 2L है, ठीक बात है। अब मेरे को एक जरा बात बताओ कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कौन सा फोर्स और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। देखो हमने पढ़ रखा है फोर्स इज इक्वल टू QE, फोर्स इज इक्वल टू QE, ये फॉर्मूला हमने कूलम्स लॉ के टाइम पे पढ़ा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे थे, ठीक बात है क्या। तो अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लस Q चार्ज रखा है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही कितना चार्ज लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, QE फोर्स लगेगा, ठीक बात है क्या। और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस Q चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स तो QE ही लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक बात है क्या। अब एक बात बताओ, इसको माइनस Q ही लिखूंगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, प्लस QE माइनस QE, है ना। फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर, प्लस QE माइनस QE, यानी कि 0। इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना है 0, यानी ये डायपोल अपनी पोजीशन से नहीं मूव करेगा, ठीक है, मतलब कि इधर इधर ऊपर नीचे ऐसे नहीं खिसकेगा, ठीक बात है। लेकिन फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर, है ना, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इन दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग है। और 11th में हम पढ़ चुके हैं कि जब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, यानी दो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है तो वो प्रोड्यूस करते हैं टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क। यानी इस डायपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा, ये डायपोल क्या फील करेगा, टॉर्क फील करेगा, है ना। ये फोर्स इसे इधर ले जाना चाह रहा है, ये फोर्स इधर, तो ये कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से ये रोटेट करेगा, ठीक बात है क्या। तो ये टॉर्क फील करेगा, सही बात है। चलो, और टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक बात है।
फोर्स, इधर फोर्स, कोई भी हम इसमें से फोर्स ले सकते हैं, क्योंकि जब दो फोर्स काम करते हैं तो वो कपल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कपल कहलाते हैं। तो दोनों में से कोई भी फोर्स ले लेंगे हम, तो फोर्स हो गया मेरे पास QE, ठीक है, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है क्या? इस फोर्स की क्या है? ये है क्या? दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा क्या? ठीक बात है। चलो मान लो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक बात है क्या? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक बात है। चलो तो मुझे अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैलकुलेट करना है। ठीक बात है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैलकुलेट करना है। तो मुझे दिया क्या है? हाइपोटेन्यूज। निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो कौन सा फंक्शन लगेगा? साइन का। कौन सा लगेगा? साइन का। ठीक बात है। तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटे, अगर इस साइड को मैं लेंथ मान लूं, इस साइड को मैं लेंथ या परपेंडिकुलर मान लो, क्या मान लो? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या लगेगा? साइन थीटा रिलेशन लगेगा साइन थीटा वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? 2l। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? 2l साइन थीटा। क्या आ गई? 2l साइन थीटा। यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। क्लियर ये? अब आपको ये चीज पता है, क्या पता है? 2l QE साइन थीटा। मैं इसको ऐसे अरेंज करके लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बनता है मेरा क्या? डाइपोल मोमेंट। तो PE साइन थीटा, और साइन थीटा क्या बता रहे हैं हमें? क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P क्रॉस E। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? P क्रॉस E। यानी कि E मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी भी डाइपोल पर P क्रॉस E यानी उसके डाइपोल मोमेंट क्रॉस E जितना टॉर्क लगता है। ठीक बात है ये? ठीक, बहुत हल्की सी छोटी सी और प्यारी सी डेरिवेशन थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, चलो अब कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन। क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है? T इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब किसी भी डाइपोल के लिए P तो कांस्टेंट है और हमने उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो फिलहाल के लिए टॉर्क जो है ना P पे डिपेंड कर रहा है ना E पे डिपेंड कर रहा है। ठीक बात है। किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे, है ना, साइन थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। यानी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है तभी टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम। और जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम है तभी टॉर्क क्या होगा? मिनिमम। ठीक बात है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 1 पर, यानी थीटा कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। ठीक बात है। तो थीटा 90 पर टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और क्या वैल्यू होगी? PE साइन 90 डिग्री, यानी कि PE ये वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम टॉर्क की। ठीक बात है। इसी तरह साइन थीटा मिनिमम कब होगा? ठीक है, साइन थीटा मिनिमम कब होगा? साइन थीटा बेटे दो जगह मिनिमम है, समझ रहे होगा। देखो ये भी दो जगह है, एक तो 90 पे और एक 270 पे। 90 पे और 270 पे, है ना, समझ रहे हो क्या? एक तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से हो, -Q और +Q। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। या फिर इस तरीके से हो, +Q और -Q। ठीक है, अब कितना एंगल बन रहा है? देखो डाइपोल मोमेंट का कितना एंगल बन रहा है? 270 डिग्री। कितना बन रहा है? 270। डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे है ना, डाइपोल मोमेंट जब ये ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, अभी एंगल कितना? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 0। ऐसे खड़ा हो गया, यानी -Q नीचे और -Q ऊपर, +Q, सॉरी +Q ऊपर और -Q नीचे। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। फिर क्या करा? और घुमा दिया, और घुमा दिया, एंगल कितना हो गया? 180। और घुमा दिया, अब एंगल कितना हो गया? 270। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? ये एंगल कितना हो गया? 270 डिग्री, है ना। ठीक है ना। तो इन दोनों केस में साइन 90 पे या फिर साइन 270 पे थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो वहां पर टॉर्क मैक्सिमम होगा। इसी तरह साइन थीटा कब
अब मिनिमम कब होता है साइन थीटा? 0, ठीक है। और 0 साइन थीटा कहां कहां पर होता है? एक तो 0 डिग्री पर और एक 180 डिग्री पर। समझ में आया? एक 0 डिग्री पर और एक 180 डिग्री पर। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब ये है बेटे, 0 और 180 का मतलब क्या हुआ? देखो, हमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखनी, पोजीशन देखनी है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर इधर क्या है? माइनस क्यू और इधर क्या है? प्लस क्यू, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये माइनस से प्लस, और फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? यही होगी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक बात है। 180 के केस में क्या होगा? अब मैंने इस डायपोल को उठा के ऐसे घुमा दिया, डायपोल को उठा के ऐसे घुमा दिया, यानी प्लस क्यू इधर आ गया और माइनस क्यू इधर। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये। और फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये। दोनों के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री, ठीक बात है। तो इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों एंगल पे साइन थीटा क्या होता है? 0। तो मेरा टॉर्क जो है पीई साइन थीटा वो मिनिमम हो जाएगा पीई इंटू 0, यानी कि 0। टॉर्क मिनिमम हो जाएगा कितना? 0, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक बात है क्या? पर यहां पर अभी हमें एक चीज समझनी है। वो क्या समझनी है? देखो बेटे, जब साइन 0 डिग्री होगा तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों? देखो यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक बात है क्या? प्लस क्यू पर उधर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू पर इधर फोर्स लगेगा। तो दोनों वहीं पर हैं जहां पर उन्हें उन पर फोर्स लगना चाहिए, ठीक बात है। 0 डिग्री पर उसी पोजीशन में। अगर मैं इसे थोड़ा सा भी अपनी जगह से डिस्प्लेस करूंगा, मान लो ऐसे कर दिया मैंने, तो ये वापस से यहीं आ जाएगा क्या? मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो वापस से यहीं आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम पे जहां पर मैं डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि पॉजिटिव वहीं जाना चाहता है, नेगेटिव वहीं जाना चाहता है, तो ये यहां से डिस्प्लेस होकर अपनी उसी पोजीशन में वापस आ, ठीक बात है। लेकिन इस सिचुएशन में जहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक बात है क्या? देखो ऐसे ध्यान से देखना, प्लस क्यू, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। माइनस क्यू किधर फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। जब तक ये 180 पे है तब तक इस पे कोई टॉर्क काम मतलब कोई टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क 0 रहेगा, ठीक बात है। लेकिन मैं अगर इसको जरा सा भी डिस्प्लेस कर दूं तो जो इस पे टॉर्क लगेगा, ठीक है ना, यानी इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इसको इधर ले जाना चाहेगा और इसको इधर ले जाना चाहेगा, यानी वो टॉर्क इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट करवाना चाहेगा, ठीक बात है ना। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होते ही ये किस पोजीशन में आ जाएगा? प्लस वाला चार्ज इधर और माइनस वाला चार्ज इधर, यानी 180 फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम में तो है, टॉर्क कोई नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब करते ही वो इक्विलिब्रियम की तरफ भागेगा, तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं एसएचएम का, ठीक है। टॉपिक तो 11th में था, लेकिन 12th में कभी किसी चैप्टर से कभी किसी चैप्टर से उठा के एसएचएम पूछ लिया जाता है, ठीक बात है। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही एसएचएम के ऊपर, ठीक है, लेकिन है कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक बात है। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसे थोड़ा सा थीटा एंगल पे, बहुत छोटे एंगल पे डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ दिया, ठीक बात है। अब जब डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ये वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहेगा, ठीक बात है। लेकिन जब ये वापस यहां पर आएगा तो क्या होगा? जब ये वापस चल के आ रहा है तो मोशन में है, इनर्शिया है क्या इसके पास? बिल्कुल है। तो क्या यहां पर रुकेगा? नहीं, ये नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे। तो इस तरह ये क्या करने लग जाएगा? ऑस्किलेट करने लग जाएगा, ठीक बात है क्या। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो मोशन कर रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो देखो बेटे, कुल मिला के हमें क्या बताना है कि जो फोर्स है ना, वैसे तो क्या होता है एसएचएम? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक बात है क्या।
या मैं ऐसे बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बात है कि मास तो कांस्टेंट है। तो अब इस यहां पर इसके ऊपर, ठीक है ना, इस डायपोल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इस डायपोल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब क्योंकि देखो यह फोर्स तो मैं नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्या है, ये रोटेशनल मोशन है क्या, ठीक बात है। तो मैं किसकी बात करूंगा, टॉर्क की बात करूंगा, ठीक है। तो मैं टॉर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताऊंगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि रोटेशनल मोशन है ये, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या बोलना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है ना। जब ये ऐसे ऐसे मूव करेगा तो क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। तो टॉर्क मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना है माइनस ऑफ थीटा। क्लियर है ये, चलो आ जाओ। कितना टॉर्क लग रहा है अभी इस पे, हमने कैलकुलेट किया था अभी, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, बहुत हल्का सा डिस्प्लेस किया है, बहुत हल्का सा डिस्प्लेस किया है, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। और जब थीटा छोटा है तो साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल होते हैं थीटा के। सही बात है ये, चलो। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई पीई थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है इस डायपोल के लिए, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बिल्कुल है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, जब दोनों कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो एक चीज तो मिल गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बताना है, माइनस ऑफ थीटा बताना है मुझे, है ना। अब देखो माइनस कैसे होगा, बहुत आसान है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब मैं इस डायपोल को ऊपर लेके जा रहा हूं तो टॉर्क किस तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ, है ना, नीचे तरफ खींच रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है, टॉर्क नीचे है। जब ये नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है लेकिन टॉर्क ऊपर की तरफ लगेगा, तभी तो ये वापस आएगा। सही बात है क्या, तो मैं बोल सकता हूं कि जो टॉर्क है वो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। और ये सिचुएशन मिल गई तो इसलिए ये क्या है, एसएचएम है। क्या है ये, एसएचएम। ठीक बात है क्या, बस अब टाइम पीरियड और कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो ध्यान से, क्या फॉर्मूला मिला है हमें, टो इज इक्वल टू पीई थीटा। क्या मिला है, पीई थीटा। हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, अभी डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड टाइम पीरियड निकालना है, तो हम माइनस का साइन नहीं लेके चलेंगे क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है भाई, हमने पढ़ रखा है टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई अल्फा के। किसके इक्वल होता है, आई अल्फा के। ठीक है, तो क्या बेटे ये लिख सकता हूं मैं, टॉर्क की जगह आई अल्फा, तो आई अल्फा इज इक्वल टू पीई थीटा। आई अल्फा इज इक्वल टू पीई थीटा। सही बात है क्या, ठीक है। चलो अब देखो, वैसे एसएचएम की क्या कंडीशन होती है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो ए की जगह मैं क्या यूज करूंगा, अल्फा, और एक्स की जगह क्या यूज करूंगा मैं, थीटा। एक्स की जगह क्या यूज करूंगा, थीटा। ठीक बात है। अब क्योंकि हम सिर्फ क्या लेकर चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, इसलिए मैं इस साइन को नेगलेक्ट कर दूं। ठीक बात है, या फिर मैं यहां पर भी माइनस का साइन लेके चलूं। ठीक है, थीटा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, तो ये थीटा किस में होगा, माइनस में, तो मैं इस साइन को लेके चल लूंगा, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस पी थीटा। इसको यहां पुट करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। या फिर अगर हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं तो हम साइन को नेगलेक्ट करके चल सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर साइन लगा दिया तो हम साइन को लेके चलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, माइनस पी थीटा, टी की जगह आई अल्फा रखा, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस थी। ठीक है, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिली मुझे, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अल्फा की जगह मैं रख देता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास पीई बाय आई। ठीक है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आई, पीई बाय आई अंडर द, ठीक बात है। और ओमेगा क्या होता है बेटे, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी
इज इक्वल टू अंडर रूट पीई बाय आई, और यहां से टी कैलकुलेट करना है तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई, ये मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा इस ऑस्किलेशन का। ठीक बात है। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे और पढ़ने में मजा भी आया होगा। आगे का हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।